व्याख्यान में हम आधारो अधिकरणम सूत्र पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे और उस संदर्भ में मैंने आपको बताया कि आधार शब्द किस प्रकार से निष्पन्न होता है और आधार शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अभी मैंने बताया कि क्रिया का जो आधार है, क्रिया जिसमें आश्रित होती है या क्रिया को जो धारण करता है उसको आधार कहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ है हमें काशिकाकार के अनुसार देखना है और वो है कर्तृकर्मणोः क्रियाश्रय भूतयोर धारण क्रियां प्रति यह आधारः तत्कारकम अधिकरण संज्ञम भवते। देखिए सूत्र बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त है और यदि हम सूत्र पर जाएं तो सूत्र का अर्थ है कि जो क्रिया का आधार होता है उसको अधिकरण कहते हैं। अब दूसरे इसको और अधिक स्पष्ट करें तो क्रिया जिस पर आधारित होती है, क्रिया का जो आश्रय होता है वो अधिकरण कहलाता है। अब यहाँ पे क्रिया का आश्रय साक्षात रूप से तो क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता ना, कर्ता या कर्म के द्वारा ही क्रिया का आश्रय बनता है आधार। उदाहरण देखिए, मैं आपको इसको उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ कि यदि मैं कहती हूँ कि देवदत्त चटाई पर बैठता है ना, तो देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो यहाँ पे जो चटाई है या संस्कृत में इसको इसी वाक्य को कहें तो देवदत्ता कटे आस्ते, कट चटाई को बोलते हैं, आस्ते बैठना को बोलते हैं। तो देवदत्त चटाई पर बैठता है, तो यहाँ पे जो चटाई है ये आधार है, ठीक है, बैठना क्रिया का आधार चटाई है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आधार है और क्रिया भी है, चटाई भी है और बैठना क्रिया भी है, लेकिन वो बैठना क्रिया कब संपन्न होगी? चटाई भी पड़ी है, बैठना क्रिया भी करनी है, लेकिन बैठना क्रिया कब होगी? चटाई पर बैठने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जब तक उस चटाई पर बैठने वाला कोई नहीं होगा तो हम ये सिद्ध ही नहीं कर सकते, हम स्पष्ट ही नहीं कर सकते कि वो चटाई पर बैठता है, कट पर बैठता है। बैठता है क्रिया तभी होगी जब बैठने वाला और चटाई का संयोग होगा। चटाई पर वो व्यक्ति बैठेगा, जूते उते उतार के नीचे बैठ जाएगा, तो वो बैठना क्रिया होगी और वो उसका आधार क्या है? कट, जिस पर वो बैठ रहा है। इसी तरह से तो ये कर्ता की बात है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि वो देवदत्त की बात करें कि देवदत्त भोजन पकाता है, तो यहाँ पे देखिए, तो जो पचती क्रिया है, पकाना या पकना क्रिया है, वो करनी है, होनी है, पकना है। और किसने पकना है? भोजन ने। और आधार क्या है? देखिए, पकाना क्रिया, क्या हमारे पास कोई बर्तन नहीं है जिसमें हम पकाएंगे तो क्या पकाना क्रिया संभव हो पाएगी? नहीं। जब हम कहते हैं ओदनम पचती, चावल को पकाता है, तो ये जो पकना क्रिया है उसमें यदि हमारे पास थाली नहीं होगी तो पकना क्रिया नहीं हो पाएगी। कहाँ डालेगा वो चावल? कहाँ पानी गर्म करेगा, फिर उसको चावलों को डालेगा, फिर उसमें बनाएगा, तभी तो पकना क्रिया संपन्न होगी। तो यहाँ पे जो पकना क्रिया है उसमें जो ओदन का पकना है ना, तो ओदन क्या है? देखिए, ये भी हम देखेंगे। ओदन क्या है? कर्म है। देवदत्त पकाता है भोजन, पकाना क्रिया के द्वारा जो अभीप्सित तम क्या है? देवदत्त को क्या मिलेगा? चावल तैयार मिलेंगे ना। तो चावल जो है वो अभीप्सित तम होने के कारण कर्म है। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो पकाना क्रिया है या पकना क्रिया है, और वो किसको पकाना है? कर्म को, भोजन को। और ये भोजन में जो कर्म, ये पकना क्रिया है, वो तब तक निष्पन्न नहीं हो पाएगी जब तक थाली या कोई बर्तन, देखिए संस्कृत में थाली का मतलब थाली नहीं होता है, पतीली इत्यादि बर्तन होता है। तो जब तक पतीली नहीं होगी तब तक वो भोजन के पकने की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, अब जो थाली है वो आधार क्रिया का बनेगा। ये हम मान रहे कि थाली है तभी पकना क्रिया हो पाएगी। लेकिन आप ये भी कल्पना कीजिए कि थाली भी है, बर्तन भी है और पकना क्रिया भी है, लेकिन क्या पकाना है?
जिस चीज़ को पकाना है जब तक वो नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि थाली में जो है वो पक रहा है या थाली पकाना क्रिया कर रही है। तो थाली में पकाना क्रिया हो रही है, ये कब पता चलता है? जब कर्म के द्वारा, थाली का आश्रय कर्म है, उस पतीले में चावल डाले जाएंगे तभी उनमें पकना क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से इसीलिए आचार्य काशिकाकार ने कहा, देखिए बहुत सुंदर स्पष्ट किया उन्होंने कि जो कर्ता और कर्म हैं वो क्रिया के आश्रय हैं। क्रिया का आश्रय कर्ता भी है, कर्म भी है। जैसे देवदत्त, हमने अभी कहा है देवदत्त जो है वो कर रहा है क्रिया, तो देवदत्त जो है वो करता है, तो वो भी क्रिया का आश्रय है। हमने कहा ना देवदत्ता कटे शेते, तो जो सोना क्रिया है उसका आश्रय कौन है? देवदत्त। क्योंकि देवदत्त नहीं होगा तो शयन क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उसका आश्रय कौन है? मैंने कहा अगर बिस्तर नहीं होगा, कट नहीं होगा तो भी शयन क्रिया नहीं हो पाएगी। तो मतलब कहने का यहाँ पे आश्रय मानेंगे तो साक्षात रूप से कट क्रिया का आश्रय नहीं है। किसके माध्यम से? कर्ता के माध्यम से। कर्ता का संयोग जब कट से होता है तभी जो क्रिया हो पाएगी, शयन क्रिया। तो इसलिए कहा कि क्रिया के आश्रयभूत हैं कर्ता और कर्म। यही बात कर्म की भी है कि जहाँ जो थाली है वो पकना क्रिया का आधार अपने आप नहीं बनेगी, जब तक उसमें पकाने के लिए ओदन जो कि कर्म है वो उनका प्रवेश नहीं होगा, उनका उनके साथ संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे कर्ता और कर्म क्रिया के आश्रय हैं, इनके बिना क्रिया नहीं हो पाएगी। और इनका जो आश्रय है, कर्ता और कर्म, इन दोनों का आश्रय जो है, इनके द्वारा क्रिया का जो आधार है वो बनता है कट और उसके बाद थाली। तो इसीलिए सिद्धांत कौमुदीकार ने कहा कि कर्तृकर्म द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया का आधार बनते हैं उनको ही अधिकरण कहते हैं। तो वो कारक हैं, वो क्रिया को निष्पन्न कर रहे हैं आधार के रूप में, तो उनको हम क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। तो यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि केवल मात्र क्रिया का आधार अधिकरण नहीं हो सकता। वो आधार या तो कर्ता के द्वारा, कर्ता के माध्यम से, या कर्म के माध्यम से होगा, तभी वो आधार बनेगा। इसके दो उदाहरण मैंने बताए, एक तो कर्ता के रूप में और एक कर्म के रूप में। तो कटे आस्ते कटे शेते ये कर्ता है, कर्ता के माध्यम से शयन क्रिया होगी तो इसका आधार होगा कट। इसी तरह स्थाल्याम पचती, यहाँ पर भी जो आधार ये कर्म के माध्यम से होगा। तो ओदनम अगर हम साथ में लगाएंगे तो जो है पचन क्रिया हो पाएगी थाली में, अन्यथा स्थाली अधिकरण नहीं बन सकता। और फिर जब अधिकरण कारक संज्ञा हो जाती है जिसकी, वो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो कि आगे विभक्ति प्रकरण में बताया, सप्तम्य अधिकरणे च। अब इसी बात को देखिए और तरह से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि क्रियाया प्रथम स्तरीय आधारो कर्ता कर्म। उन्होंने कहा ना, जो काशिकाकार ने हमें बताया कि कर्ता और कर्म क्रिया के आश्रय हैं और उनका आश्रय है क्या? आधार, जो कि जिस पर हम क्रिया को संपन्न करते हैं जिसमें। तो इस तरह देखिए आधार का आधार हो जाता है। तो इसी बात को कहा कि पहले क्रिया के आधार कौन है? प्रथम स्तरीय आधारो कर्ता कर्म च। कर्ता और कर्म सबसे पहले क्रिया के आश्रय होते हैं और उन दोनों का भी आश्रय क्या है? कर्ता का आश्रय और कर्म का भी आश्रय। कर्ता का आश्रय कट है, कर्म का आश्रय जो हमने उदाहरण दिया स्थाल वो है, यहाँ पे ओदन है। तो यहाँ पे कर्म का आश्रय स्थाली है। तो इसलिए डबल आधार हो गया, कर्ता और क्रिया का आधार पहले, उसके बाद फिर आधार होगा तो उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। आधार के विषय में मैंने आपको बताया कि आधार शब्द की निष्पत्ति आपूर्वक ध्री धातु से घई प्रत्यय करके बनती है और ये निपातन से सिद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर आधारो अधिकरणम ये दिया। अब देखिए
वाक्यपदीकार भर्तृहरि ने साधन समुद्देश में कारकों के विषय में अच्छी चर्चा की है, खूब चर्चा की है। उनको दार्शनिक दृष्टि से भी और व्याकरण की दृष्टि से भी उसकी चर्चा की है। तो इसी बात को उन्होंने इस कारिका के द्वारा स्पष्ट किया। कर्तृकर्म व्यवहिताम असाक्षात् धारयत क्रियाम उपकुर्वर्त क्रिया सिद्धौ शास्त्रीय अधिकरण स्मृतम। ये वाक्यपदी के तृतीय कांड का 7वें अध्याय का 148 जो है ये कारिका है, और उनमें भी यही बात कही कि कर्तृकर्म व्यवहितम असाक्षात् धारयत क्रियाम। देखिए ये कहा, अधिकरण के लिए कहा कि कर्तृकर्म व्यवहित अर्थात कर्ता और कर्म के व्यवधान से युक्त, अर्थात जब तक कर्ता और कर्म नहीं होंगे तब तक वो क्रिया को धारण नहीं करता अधिकरण। तो इसलिए साक्षात रूप से क्रिया को धारण करने वाला अधिकरण नहीं होता है। कर्तृ और कर्म के द्वारा, जो कि मैंने भी आपको स्पष्ट किया, वही आचार्य भर्तृहरि ने भी कहा। तो इसलिए उपकुर्वते क्रिया सिद्धौ शास्त्रे अधिकरणम श्रुतम। तो क्रिया सिद्धि में जो उपकारी होता है, उसको सहायक होता है, उसी को अधिकरण कहते हैं। अब अधिकरण कारक से संबद्ध कुछ सूत्र हैं अपवाद के रूप में। जो प्रमुख सूत्र है वो तो यही है, आधारो अधिकरणम, लेकिन इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे भी सूत्र आएंगे जो कि अपवाद के रूप में है, अर्थात वो करण संज्ञा ना कर अधिकरण संज्ञा ना करके कुछ और संज्ञाएं करते हैं। तो जब जो भी संज्ञा करेंगे उसके अनुसार फिर कारक बनेगा और उसमें विभक्ति का प्रयोग भी होगा। तो इसलिए देखिए ये जानना, ये समझना, ये ध्यान में देना बहुत आवश्यक है कि केवल मात्र हम कह दें कि आधार ही अधिकरण है तो और उसमें सप्तमी लगा देंगे तो ये उचित नहीं है। जो उसके अपवाद सूत्र हैं उनको साथ में लेना पड़ेगा, तभी इस अधिकरण कारक से हम भाषा में प्रयोग कर पाएंगे और हम शुद्धि जान पाएंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो इसी प्रसंग में अगला जो सूत्र है वो है अधिशिंग स्थासां कर्म। अधि, इसमें देखिए कौन कौन से शब्द हैं। वैसे तो अधिशिंग स्थासाम एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ बना है, द्वंद्व समास है, और उसके बाद कर्म एक अन्य दूसरा शब्द है। तो दो पद हैं इसमें, एक तो अधिशिंग स्थासाम तो और दूसरा कर्म। तो षष्ठ्यंत है अधिशिंग स्थासाम। तो यहाँ काशिकाकार की बात करें तो उन्होंने यही बताया कि पूर्वेण अधिकरण संज्ञायाम प्राप्तायाम कर्म संज्ञा विधीयते। अब यहाँ पे देखिए पूर्व सूत्र के द्वारा करण संज्ञा होगी, क्योंकि आधार और अधिकरण है तो ये सब आधार हैं। अभी आपको सूत्र के उदाहरणों से भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये आधार हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा अधिकरण संज्ञा ना करके कर्म संज्ञा बताई गई है। और कब बताई गई है, किस प्रसंग संदर्भ में, तो ये काशिकाकार ने बताया कि अधिपूर्वाणाम अधिशिंग स्थासाम, अधिपूर्वाणाम शिंग और स्था। तो और आस, देखिए तीन है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कहाँ शिंग, स्था और आस, स्था का आ और आस का आ मिलकर दीर्घ आ हो गए हैं। और फिर अधिशिंग स्थास द्वंद्व समास करने पर षष्ठी में स्थासाम बन गया। हलंत है ना, तो हलंत को अगर हम शब्द रूप चलाते हैं तो षष्ठी में ये स्थासाम ही बनेगा। तो यहाँ पे यही कहा कि अधिपूर्वाणाम, तीन धातु है ना, इसलिए इसमें तीसरा जानना भी जरूरी था कि कहाँ है वो। तो अधिपूर्वाणाम शींग धातु, स्था धातु और जो आस धातु है, इनका जो आधार है उसकी उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। देखिए तो हमने कहा ना अभी आपको कि आधार की तो अधिकरण होती है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो कि अधि उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग हो पहले और उसके बाद शींग धातु, स्था धातु या आस धातु का प्रयोग हो, अर्थात इन धातुओं से बनी क्रियाओं का प्रयोग हो, तो इनका जो आधार होगा वो अधिकरण ना होकर वो कर्म हो जाएगा। और कर्म होने पर उसमें द्वितीया का प्रयोग होगा, ना कि सप्तमी का प्रयोग होगा, जो कि प्राप्त हो रही है। तो जैसे देखिए उदाहरण है आपके सामने,
ग्रामम अधिशेते, ग्रामम अधितिष्ठति और पर्वतम अध्यास्ते। यहाँ पे तीनों धातुओं के जो हैं उदाहरण दे दिए। अधिपूर्वक शीम धातु से, शींग धातु से बनता है अधिशेते। शींग धातु आत्मनेपद है, इसलिए शेते रूप बनता है, तो अधिशेते। तो यहाँ पे है ग्रामम अधिशेते। यहाँ पे सोना क्रिया जो है, करने वाला तो कोई है ना, पहले की तरह बताया, कोई भी ले लीजिए, कोई सोता है, लेकिन सोना क्रिया कहाँ पर हो रही है, उसका आधार क्या है, उसका आश्रय क्या है, वो है ग्राम। तो पूर्ववत ग्राम ये आधार है, लेकिन आधार है, लेकिन ये भी देखना है कि ये आधार जो है वो अधिपूर्वक शींग धातु का आधार है, शींग धातु से निष्पन्न क्रिया का आधार है। इसलिए यहाँ पर जो प्राप्त हुई हमें आधार और अधिकरण से अधिकरण संज्ञा, वो ना होकर यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई, इसलिए ग्रामम द्वितीय भक्ति का प्रयोग करके तो अधिशेते ये रूप सिद्ध होता है। अर्थ वही है, गांव में सोता है, लेकिन इसमें क्योंकि अधिपूर्वक शींग धातु का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे ग्रामे नहीं है, ग्रामम है। तो अगर ग्रामे अधिशेते ये रूप अगर आपको आता है कि इस वाक्य में बताइए कि शुद्ध है या अशुद्ध है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये शेते खाली होता तो ये शुद्ध था, लेकिन अधिपूर्वक शींग धातु का प्रयोग करके अधिशेते बना है, तो ये प्रस्तुत सूत्र द्वारा अपवाद होने के कारण ये अशुद्ध रूप होगा, शुद्ध रूप ग्रामम होगा। इसी तरह से अधिपूर्वक स्था धातु है, तो स्था का जब हम रूप चलाते हैं तो तिष्ठ हो जाता है, तो तिष्ठति स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है, तो अधि तिष्ठति। तो ये स्था जो अधिपूर्वक स्था का प्रयोग है, इसलिए जो ग्राम है जो कि आधार है, लेकिन अधिकरण ना होकर उसकी कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी। इसी तरह से पर्वतम अध्यास से, अब आस धातु का अर्थ होता है बैठना, तो अधिपूर्वक आस धातु से अध्यास बन जाता है, संधि करते ना, अधि आस, ई और उसके बाद आ है तो कोई अणुचि से य होकर तो अध्यास बन जाता है। तो यहाँ अध्यास मतलब बैठना, तो पर्वत पर बैठता है। तो यहाँ पर भी पर्वत यद्यपि आधार है बैठना क्रिया का, लेकिन यहाँ पे अधिपूर्वक आस धातु का प्रयोग है, इसलिए पर्वत जो है आधार न होकर कर्म होकर इसमें द्वितीय भक्ति होती है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो पद हैं, अधिशींग स्थासाम और एक कर्म, तो कर्म तो मैं पता है कि कारक है, कर्म संज्ञा होगी इस कारक की, तो ये कर्म तो संज्ञा है, लेकिन अधिशींग स्थासाम को थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। इसमें शींग है, स्था है, आस है, जो शींग स्था आस, शींग च स्था च आस च, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये द्वंद्व समास हो गया। और इसको जब हम कराएंगे शींग स्था सह, बहुवचन है ना, तीन है यहाँ पे, तो बहुवचन है, इसलिए शींग स्था सह बना। तो ये अयम इतरेतर द्वंद्व समास, ये इतरेतर द्वंद्व समास है। देखिए समाहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाहार द्वंद्व में एक जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व समास है। उसके बाद अधिपूर्वकः शींग स्थासा इति अधिपूर्व शींग स्थासः, तो अब इसके बाद देखिए अधि के साथ भी समास है, शींग स्थासा एक बन गया, और अधि के साथ उनका समास कैसे होगा, तो समास करते हैं तो अधिपूर्वकाः शींग स्थासः अधिशींग स्थासः, है ना। तो यहाँ पे इसमें पूर्व का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि ये उत्तर पद लोपी समास है। उत्तर पद लोपी समास में जो शाक पार्थिवादि नाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये इसके कारण जो उत्तर पद होता है उसका लोप हो जाता है, तो उपपद समास होने के कारण इसका लोप हो जाता है। तो लोप होने पर हमारे पास जो रूप बना ये अधिशींग स्थास ये बनता है, और इसीलिए पूर्व का प्रयोग नहीं किया, पूर्वक का प्रयोग नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे प्रश्न उठता है, इस सूत्र में दिया है अधि शींग स्थासाम कर्म, और ये अधि शींग से पूर्व है, स्था और आस से पूर्व नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न उठता है कि क्या अधि का संबंध केवल शींग से है, क्या इस सूत्रकार अधिपूर्वक शींग धातु
और फिर उसके बाद स्था धातु और आस धातु, उनके साथ अधि का संबंध नहीं है, इसको भी स्पष्ट करना अनिवार्य है। तो इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो शिंग अधिपूर्व का शिंग स्थासा है ना, ये इसका जो है अधि का प्रत्येक पद के साथ संबंध है, क्योंकि हमारे पास एक नियम है कि द्वंद्वादो श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्व में जो है ना, उसमें द्वंद्व के आदि में जो सुनाई जाने वाला शब्द होता है, पद होता है, वो प्रत्येक के साथ संबद्ध होता है। अभी मैंने आपके सामने ही बताया था। तो ये जो अधि है, अधिशिंग स्थासाम कर्म, तो ये अधि जो है ये आदि में है ना, तो इसलिए इसका संबंध प्रत्येक पद के साथ है। अधि का संबंध शिंग के साथ भी है, अधि का संबंध स्था के साथ भी है, अधि का संबंध आस के साथ भी है। अर्थात इन तीनों से पहले यदि अधि लगता है तो उनके जो आधार है उसकी उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ अधि इति शब्दा द्वंद्व समासस्य प्रत्येकम पदेन सा अन्वेति, ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रत्येक पद के साथ इसका अन्वय होता है। तो इसलिए तीनों के साथ अधि का प्रयोग होगा और अधि पूर्वक इन तीनों धातुओं का जो आधार होगा उसकी इस सूत्र से क्या संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होने पर जो मैंने अभी आपको रूप बताए हैं वो निष्पन्न हो जाएंगे। तो ग्रामम अधिशेते पर्वतम अध्यास्ते, ये सारा द्वितीयांत रूप हमारे सामने हो जाएंगे। अब आगे एक और अपवाद सूत्र है कि ये सब आधार के ही अपवाद हैं कि आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी इन विशेष परिस्थितियों में। एक मैंने आपको पूर्व सूत्र द्वारा बताया, दूसरा आपको प्रस्तुत सूत्र आपके सामने रखती हूँ, अभिनिविशश्च। अब इसमें देखिए अभि है, नी है, अभि नी दो हैं उपसर्ग और विश धातु है। तो यहाँ पे इसमें और अभिनिविश और च, तो दो पद हैं यहाँ पे, और अभिनिविश और च इनमें संधि करके अभिनिवेश च ये बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका काशिकाकार ने जब इसको स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा अभिपूर्व अभिनी पूर्वस्य विशते आधारो यह तत्कारकम कर्म संज्ञम भवति। तो यहाँ देखिए अभि और नी ये दो उपसर्ग हैं। तो अभि और नी इन दो उपसर्गों से दो उपसर्ग पूर्व में रहते हुए विश धातु का जब प्रयोग होता है, अर्थात विश धातु उससे पूर्व अभि और नी उपसर्ग हों, तो इनका आधार जो कारक होगा वो कर्म होगा। आधार अधिकरण नहीं होगा, कर्म होगा। देखिए आधार की सिद्धि तो हम पूर्ववत ही करेंगे, कर्ता कर्म के द्वारा जो क्रिया में रहता है वो आधार होता है ना। लेकिन उस आधार की जो है फिर अधिकरण संज्ञा नहीं है, उसको बाध कर प्रस्तुत सूत्र विकल्प अपवाद के रूप में कहता है कि उसको अधिकरण ना होकर कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण जो है उसका ग्रामम अभिनिविशते। यहाँ पे जो है विश धातु जो है, विश धातु का वैसे अर्थ होता है प्रवेश करना, लेकिन यहाँ पे विश धातु जो है जो अभि और नी पूर्वक जब विश धातु होती है तो उसमें हो जाता है कि रुचि होना, तो अर्थ उसका बदल जाता है। अभि और नी पूर्वक विश धातु का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसलिए यहाँ पे देखिए कहा कि ग्रामम अभिनिविशते, ये अर्थ जब हम ये वाक्य है हमारे सामने तो यहाँ पे अभिनी पूर्वक विश धातु का प्रयोग है और लट लकार आत्मनेपद में अभिनिविशते बनता है। ये क्यों आत्मनेपद होता है जबकि विश धातु परस्मयी पद है, ये मैं भी आपको आगे स्पष्ट करूंगी। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नी पूर्वक विश धातु का प्रयोग है, इसलिए ग्रामम में ग्रामम द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, क्योंकि ग्राम की आधार संज्ञा अधिकरण संज्ञा ना होकर कौन सी संज्ञा है? कर्म संज्ञा। तो इसलिए जब आप ये स्पष्ट करते हैं तो आपको बताना तो आधार ही है। अभिनी पूरक विश धातु का आधार है ग्राम, लेकिन इसकी अधिकरण ना होकर कर्म संज्ञा होगी। इसी तरह से कल्याणे अभिनिवेश, किसी का रुचि किसी का रुझान कल्याण करने में होता है, तो कल्याणे अभिनिवेशा पाप्य अभिनिवेशा या संज्ञा यस्मिन यस्मिन। अब यहाँ देखिए
अब हमने अभी आपको बताया कि अभिनि पूर्वक विश धातु का यदि प्रयोग होता है तो कर्म होगा और द्वितीया होगी। लेकिन यहाँ पे काशिकाकार ने उदाहरण दिए हैं दो, कल्याणे अभिनिवेश और पाप्य अभिनिवेश। तो यहाँ पे क्यों कर्म नहीं हुआ है, इसका स्पष्टीकरण करने से पूर्व मैं भी आपको पहले इस सूत्र की पूरी व्याख्या स्पष्ट करना चाहूँगी। तो संगिन्य अभिनिवेशति निवशति इति अन्यतरस्याम इति वर्तते परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, तो सा च व्यवस्थित विभाषा विज्ञायते। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास चलिए उसी को ही मैं स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि कल्याणे अभिनिवेशा ऐसे लग रहा है जैसे अशुद्ध है, पाप्य अभिनिवेशा ऐसे लग रहा है अशुद्ध है, क्योंकि अभी हमने अपना ही अभी सूत्र की व्याख्या की और उसमें कर्म कहा, लेकिन कल्याणम क्यों नहीं है। तो और यहाँ पे कल्याणम का प्रयोग ना होना, कल्याणे होना और पापम का प्रयोग ना होना, पापे होना, ये एक किसी विशेष कारण से है। तो वो है हमारा सूत्र अन्यतरस्याम इति वर्तते परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। देखिए हमारे पास एक सूत्र है अन्यतरस्याम, जिसमें संप्रदानम अन्यतरस्याम, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो उस सूत्र का जो संख्या है 1444 है और हम जो सूत्र कर रहे हैं 1447 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूत्र से संप्रदानम अन्यतराम से यहाँ से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। ये हम क्या स्पष्ट कर रहे हैं, हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सूत्र का उल्लंघन क्यों हुआ है, कल्याणम क्यों नहीं किया, इस सूत्र के अनुसार होना चाहिए था, पापम क्यों नहीं किया। तो इसका कारण तो जानना ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जो च है का प्रयोग है, तो च का प्रयोग और यहाँ पे अन्यतरस्याम का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसके कारण, अच्छा यदि हम च समझते हैं तो विकल्प हो जाता है। यहाँ ये भी ध्यान देने हो गया कि सूत्र में च का प्रयोग करना, इसका अर्थ है विकल्प होता है। तो विकल्प होता है तो दोनों ही संज्ञाएं हो जाएंगी, अधिकरण भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा। इसलिए पाप्य अभिनिवेशा और कल्याणी अभिनिवेशा की सिद्धि भी हो जाएगी। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, हर जगह जब हम विकल्प कहते हैं तो सभी में दो दो रूप होंगे ना। अभी यहाँ पे जो पूर्व में ग्रामम अभिनिवेशते, ये भी प्रयोग और ग्रामे अभिनिवेशते भी बनेगा अगर मैं विकल्प कहती हूँ, जो कि अभीष्ट नहीं है। इसके लिए उत्तर दिया जाता है कि अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ जाती है। अब ये अन्यतरस्याम जो पूर्व सूत्र में कहा, इसको कहते हैं मंडूक प्लुति न्याय से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति हो गई। बीच में और सूत्र भी पड़ गए, इसको मंडूक प्लुति न्याय कहते हैं, अर्थात मेंढक जिस तरह से कूद कूद के पहुंच जाता है, वैसे ही ये अन्यतरस्याम भी यहाँ आ गया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा उसको कहते हैं जो कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ हो, जिन स्थानों पर जो है विभाषा की आवश्यकता है वहीं पर हो, अन्य पर नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर अभिनिविशते यहाँ प्रयोग किया गया और इसको शुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे पापम अभिनिविशते जब कहेंगे तो ये प्रयोग प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जिन स्थानों पर ये प्रयोग किया गया है उनकी सिद्धि भी हो जाती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने पुनः इस सूत्र पर कुछ विशेष चर्चा करना चाहूँगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी का धन्यवाद।